Online students, check your audio and video. ठीक है, देखना हम लोग पिछले क्लास के अंदर पढ़ रहे, जिनका फर्स्ट क्लास है बता दूं कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 6-7 क्लास अभी हो चुका है। ठीक है, सबका वीडियोस अवेलेबल है, मैं ग्रुप में एक बार फिर से भेज दूंगा लिंक, जो लोग नए ज्वाइन किए उनके लिए। ठीक है, बाकी विल कंटिन्यू जहाँ से हम छोड़े थे। हम पिछले क्लास में पढ़े थे एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसका मतलब था कि बिजनेस करने के लिए कुछ सर्विसेज का जरूरत पड़ता है और वो सारा सर्विसेज को बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स का मतलब था हेल्प्स इन ट्रेड। इन ट्रेड, ट्रेड का मतलब है बिजनेस, तो समथिंग विच हेल्प्स इन बिजनेस इज कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड। ठीक है, अब बिजनेस में क्या क्या चीज हेल्प करता है? पहला हो गया ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है सामान को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में। कम्युनिकेशन हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बातचीत करने में। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस हेल्प करता है हमको पैसा एक जगह दूसरी जगह भेजने में, लोन्स लेने में हेल्प करता है बैंक। इन सब के बिना बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम कराएंगे तो हम लोगों का कोई भी नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देगा। जैसे मैं गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, अब अगर एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़े थे वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब था कि हम सामान स्टोर करके रखने के लिए हमको जगह चाहिए, डेट इज वेयर हाउस। और लास्ट हम पढ़े थे एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? अपना प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना टू द कस्टमर इज बेसिकली कॉल्ड एज एडवर्टाइजिंग। क्लियर है ये? अभी हम यहाँ पे एक टॉपिक छोड़ दिए थे, दैट इज फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, देखना पेज नंबर 9 में है। नोट्स जिनके पास नहीं है शेयर कर लो, नेक्स्ट क्लास में ले लेना, प्रिंट नहीं हुआ है तो। टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये जो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स है ये रिलेटेड है हम जो पढ़े अभी एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो एड्स टू ट्रेड अगर हम पढ़े हैं तो ये अभी समझ में आएगा हमको फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, देखना सबसे पहला पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक तो सर्विस के बारे में है। ठीक है, एवरी पॉइंट इज रिलेटेड टू अ सर्विस, एक पर्टिकुलर सर्विस के बारे में है। हम सारा सर्विस के बारे में यहाँ पढ़ चुके हैं। नीचे क्या क्या सर्विस हम पढ़ चुके हैं? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये सारा पॉइंट ऐसे ही एक एक पॉइंट के बारे में है। ठीक है, पढ़ते हैं। पहला क्या काम है कॉमर्स का, क्या काम है बिजनेस का? हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पहली बात, हिंड्रेंस का मतलब क्या है समझ लेते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट में ये वर्ड आएगा हिंड्रेंस। एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ हिंड्रेंस? कोई बोल पाएगा व्हाट इज हिंड्रेंस? प्रॉब्लम्स, राइट। हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम्स, रुकावट, जो चीज हमको रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हिंड्रेंस। वी कैन राइट प्रॉब्लम्स। और हेल्प्स इन रिमूविंग, रिमूविंग का मतलब है सॉल्विंग, ठीक करना। तो हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन्स। ठीक है, पर्सन्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉमर्स। पर्सन्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है देखना कॉमर्स। आज जैसे एक पर्सन है मैन्युफैक्चरर और दूसरा पर्सन है कस्टमर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर एक पर्सन है, कस्टमर एक पर्सन है। अब मैन्युफैक्चरर जो है अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है, कस्टमर को बेचना चाहता है, लेकिन
वो कस्टमर को जानता ही नहीं है, कस्टमर को पहचानता ही नहीं है। तो क्या चीज ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्या चीज से हम कस्टमर तक सामान पहुंचा सकेंगे? नॉट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन बट बाय अपॉइंटिंग होलसेलर। होलसेलर पे सामान किसको भेजेगा? रिटेलर, और रिटेलर भी पहुंचाएगा टू द कस्टमर, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? ये होलसेलर, रिटेलर, इसको हम उससे पहले क्लास में पढ़े थे, इसको बोलते हैं ट्रेड। याद होगा तो ट्रेड पढ़े थे ना। ट्रेड क्या होता है? दो इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड में था ना होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। तो ये होलसेलर रिटेलर हेल्प करते हैं क्या सॉल्व करने में? प्रॉब्लम ऑफ पर्सन सॉल्व करने में। आज होलसेलर, ये मैन्युफैक्चरर जो है कस्टमर तक सामान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन किसके मदद से पहुंचा सकता है? कौन से पर्सन्स के मदद से पहुंचा सकता है? होलसेलर एंड रिटेलर्स। क्लियर है? देखना, a large variety of goods are produced by a group of person called producer। सामान बनाता कौन है? प्रोड्यूसर। These goods are produced for another group of person called consumer। इसको डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। तो सामान बनाने वाले का नाम प्रोड्यूसर, सामान खाने वाले का नाम कंज्यूमर। ठीक है। There is no direct relation between producer and कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे को नहीं जानते, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन कैसे हो सकेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। ट्रेड के वजह से इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकेगा, राइट। तो हर जो पॉइंट हम पढ़ेंगे सबका एक एक लाइन का आंसर है। पहले वाला पॉइंट का आंसर है ट्रेड। फर्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उसका आंसर है ट्रेड। मतलब क्या चीज सॉल्व करता है प्रॉब्लम को? ट्रेड सॉल्व करता है। क्लियर है ये? द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ट्रेड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ट्रेड हेल्प करता है सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में, एंड रिमूव्स द हिंड्रेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, जो रुकावट है जिससे सेल्स नहीं हो पा रहा है, वो ट्रेड इसको सॉल्व करता है। ठीक है। आज प्रोड्यूसर सामान बना तो लिया, वो बेचना चाहता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर सामान खरीदना चाहता है, लेकिन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजेक्शन कब हो सकेगा? जब बीच में होंगे होलसेलर एंड रिटेलर्स। बात समझ में आ रहा है? तो साइड में लिख लेना आंसर हमेशा, इसका आंसर है ट्रेड। हर का एक एक लाइन का आंसर है। पहला वाला जो पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, प्रॉब्लम ऑफ पर्सन किससे सॉल्व होता है? ट्रेड से सॉल्व होता है। क्लियर है ये? अब इसके बाद वाला बहुत आसान है, तुम खुद से आराम से बता पाओगे। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है देखना दुनिया में। सेकेंड प्रॉब्लम है प्लेस का, जगह का। किस चीज का प्रॉब्लम है? प्लेस का। सामान बनता है, चाय बनता है दार्जिलिंग में, लेकिन मुझे यहां बरगढ़ में चाय पीना है। तो कैसे दार्जिलिंग से बरगढ़ कैसे आएगा सामान? ट्रांसपोर्टेशन। बस, तो इसका सॉल्यूशन है ट्रांसपोर्टेशन। हर का एक एक सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है प्लेस का, सॉल्यूशन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, रास्ते अच्छे होंगे, ट्रक्स होगा, तो चाय कॉफी जो दार्जिलिंग में प्रोड्यूस होता है, दार्जिलिंग में ग्रो होता है, वो हम लोग आज बरगढ़ में बैठे बैठे चाय पी पा रहे हैं। क्यों पी पा रहे हैं चाय? बिकॉज देयर इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होता दुनिया में तो हम कभी चाय पी ही नहीं पाते, क्योंकि बरगढ़ में तो चाय उगता नहीं है, ग्रो नहीं होता है। तो बरगढ़ में चाय कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में, गाड़ी में, ट्रक में आया है, राइट। तो प्रॉब्लम है प्लेस का, सॉल्यूशन है ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है ये? ऐसे ही सारा पॉइंट ऐसा है, एक चीज का प्रॉब्लम है और एक तो सर्विस उसका सॉल्यूशन है। ठीक है। देखना, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस। सामान बनता तो एक जगह है, whereas customers are scattered। कस्टमर तो हर जगह फैले हैं।
चाय बनता दार्जिलिंग में है, चाहिए पूरे इंडिया में, हर जगह चाय का डिमांड है, तो दार्जिलिंग से पूरे इंडिया में कैसे पहुंच पाएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। देयर इज अ प्लेस गैप, प्लेस का गैप है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, और क्या चीज इसको सॉल्व करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गया होगा, इजी है। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है सामान को प्रोडक्शन की जगह से मार्केट तक लाने में। दार्जिलिंग से बरगढ़ तक सामान आ पा रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है, इजी है ये, ठीक है। ये पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, इजी लगेगा एकदम। तीसरा क्या प्रॉब्लम है देखना, समय का प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है। सामान बनता तो मई में है, जैसे बरगढ़ में सोचो राइस ग्रो होता है मई जून में, लेकिन मुझे राइस खाना अक्टूबर में, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये वेयर हाउस स्टोर करके रखना पड़ेगा इसको, राइट। तो प्रॉब्लम ऑफ टाइम कैसे सॉल्व होगा? वेयर हाउस से, है ना। सामान बनता एक मंथ में है, लेकिन चाहिए हर महीना। चावल ग्रो होता है अभी जून में, धान अभी जून में आता है तो अभी ग्रो होता है, लेकिन चाहिए तो पूरा साल भर। तो ऑफ सीजन में चावल कैसे खा पाएंगे अगर हम उसको स्टोर करके रखेंगे गोडाउन में? तो राइट, तो प्रॉब्लम ऑफ टाइम है, और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है वेयर हाउस। वेयर हाउस इसका सॉल्यूशन। क्लियर है ये? देखना, सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। बनता एक सीजन में है सामान, लेकिन चाहिए हर सीजन में। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, पल्सेस एटसेट्रा। सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर बट डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन। और कुछ गुड्स ऐसा है जो बनता साल भर है, लेकिन बिकता है एक पर्टिकुलर मंथ में। सो देर इज अ टाइम गैप, समय का गैप है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में, जब बनेगा और जब बिकेगा, इसमें टाइम गैप है। बनेगा मई में, लेकिन कंजम्पशन होगा अक्टूबर में। तो मई का बना हुआ सामान अक्टूबर में कैसे कंज्यूम हो पाएगा अगर हम उसको स्टोर करके रखेंगे तो, राइट। द गुड्स नीड टू बी केप्ट सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या चीज इसको सॉल्व करेगा? वेयर हाउस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर अच्छे गोडाउन्स होंगे, कोल्ड स्टोरेज होगा, तो सामान हम ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकेंगे। बनेगा मई में, लेकिन कंज्यूम पूरा साल भर हो सकेगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ वेयर हाउस। इजी है ये, ठीक है। तो क्योंकि हम 8 to 8 पढ़ लिए इसीलिए इजी लग रहा है ये, ठीक है। इसलिए मैं ये पॉइंट छुटवा दिया था पहले पहले इसलिए ये सब पढ़े हम, 8 to 8 पहले पढ़े हैं, ठीक है। बाद में ये पढ़ रहे, तो ये इजी लग रहा है, पहले पढ़ रहे तो डिफिकल्ट लगता, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। पैसा भेजने का दिक्कत हो रहा है, क्या चीज इसको सॉल्व करेगा? बैंक इसको सॉल्व करेगा, है ना। आज मैं सामान खरीदूंगा कलकत्ता से, सामान तो आ जाएगा, पैसा भेजने का दिक्कत है, तो पैसा कैसे भेज पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज कौन सॉल्व करता है? बैंकिंग, बैंक इसको सॉल्व करता है, ठीक है। देखना, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड बाय द बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। द बैंक्स हेल्प्स द बायर एंड सेलर इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग द पेमेंट। सामान बेचने में और पैसा कलेक्शन करने में कौन हेल्प कर रहा है? बैंक हेल्प कर रहा है। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम one place to another in the form of bank draft, check. Banks are also financing business by granting them loans. तो बैंक हमको हेल्प करता है पैसा एक जगह दूसरी जगह भेजने में। आज मुझे कलकत्ता में पैसा भेजना है, पहले के ज़माने में क्या होता था, कलकत्ता जाना पड़ेगा पैसा लेके, बट आज हम फ़ोन पे कर देंगे, 2 मिनट में कलकत्ता में पैसा मिल जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ड्यू टू बैंक, बैंक के वजह से, राइट। तो बैंक क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज को सॉल्व कर रहा है, राइट। हर चीज एक चीज को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। जैसे वेयर हाउस क्या सॉल्व कर रहा है? प्रॉब्लम ऑफ टाइम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या सॉल्व कर रहा है? प्रॉब्लम ऑफ प्लेस को सॉल्व कर रहा है। हर चीज एक चीज को सॉल्व कर रहा है, राइट।
नेक्स्ट, बिजनेस करने में बहुत रिस्क है, कौन इसको सॉल्व करेगा? इंश्योरेंस। सामान चोरी होने का रिस्क है, इंश्योरेंस करा लो। सामान जलने का रिस्क है, इंश्योरेंस करा लो। उससे क्या होगा? जल गया, चोरी हो गया, तो कौन पैसा देगा? इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। क्लियर है? तो प्रॉब्लम है रिस्क का, सॉल्यूशन है इंश्योरेंस। क्लियर है? एक तो रिस्क है और उसका एक तो सॉल्यूशन है, राइट? देखना, there are different types of risk which a businessman has to face. The insurance branch, कौन इसको सॉल्व करता है? इंश्योरेंस। helps in removing the hindrance of risk by protecting and compensating to the insured. The types of risk covered are loss of goods in transit, रास्ता में सामान चोरी हो गया तो, स्टोरेज, फायर, फ्लड, ड्रेन, सब कवर्ड होता है। क्लियर? क्लियर इतना? लास्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जानकारी का, नॉलेज का प्रॉब्लम है। Hyundai नया गाड़ी बनाया, कैसे पता चलेगा मुझे कि Hyundai नया गाड़ी बना दिया? प्रचार करना पड़ेगा Hyundai को, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, है ना? लोगों को नॉलेज का कमी है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। नॉलेज का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? एडवर्टाइजिंग से। हम अपने बिजनेस के बारे में लोग नहीं जानते हैं, कैसे जानेंगे हमारे बारे में? एडवर्टाइजमेंट करने से, राइट? अब जैसे वैदिक आ गया स्कूल, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैदिक बर्गर में ओपन कर दिया, कैसे पता चलेगा लोगों को बर्गर में आ गया बोल के? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। लोगों को नॉलेज का कमी है, हमको नहीं पता कि वैदिक आ गया बोल के, वी हैव अ लैक ऑफ नॉलेज, वी डोंट नो वैदिक बर्गर में खुल गया है। कैसे पता चलेगा? जब वैदिक एडवर्टाइजमेंट करेगा तब पता चलेगा, राइट? तो प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, जानकारी का प्रॉब्लम है। जानकारी का प्रॉब्लम क्या चीज से सॉल्व होगा? एडवर्टाइजमेंट से। क्लियर है? तुम सब भी वैदिक में जो भी एडमिशन किए वो भी कहीं ना कहीं से एडवर्टाइजमेंट देखे होगे, है ना? या कोई भी सामान हम खरीदते हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं था तो हम एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे या पहले से वहां पढ़ते भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना? तो एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है लोगों को जानकारी पहुंचाने में, राइट? देखना, जनरली द कंज्यूमर एंड बायर आर अनअवेयर, लोगों को पता ही नहीं है, अनअवेयर है, अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर को पता ही नहीं है, as there is no direct communication between manufacturer and customer. The advertising branch of commerce helps in removing the hindrance of knowledge by spreading awareness about new product and utility. Utility मतलब use. Clear है ये? तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी टॉपिक है। ये एक प्रॉब्लम है और उसका एक तो सॉल्यूशन है, ठीक है? प्रॉब्लम ऑफ पर्सन सॉल्व किससे होगा? ट्रेड से, राइट? सेकेंड है प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, सॉल्व होगा ट्रांसपोर्टेशन से, राइट? प्रॉब्लम ऑफ टाइम सॉल्व होगा वेयर हाउस से। प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज सॉल्व होगा बैंक से। प्रॉब्लम ऑफ रिस्क सॉल्व होगा इंश्योरेंस से। प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज प्रॉब्लम हेल्प सॉल्व होगा एडवर्टाइजिंग से। क्लियर है? इजी एकदम, ठीक है? एक एक प्रॉब्लम है और उसका एक एक सॉल्यूशन है। क्लियर? तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एक आखिरी टॉपिक इसमें बचा है, दैट इज बिजनेस रिस्क, ठीक है? देखेंगे, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का ये। बिजनेस रिस्क। तीन टॉपिक है इसमें, एक तो नेचर है, दूसरा कॉजेस है, तीसरा टाइप्स है, ठीक है? देखना, टॉपिक है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब है चांसेस ऑफ लॉस या चांसेस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कम प्रॉफिट होना या लॉस होना इज कॉल्ड एज रिस्क। रिस्क सिंपली मींस लॉस होना या फिर जितना हम प्रॉफिट सोचे थे उतना प्रॉफिट ना होना इज कॉल्ड एज रिस्क, ठीक है? जैसे मैं सोचा था कि 1 लाख रुपए कमाऊंगा लेकिन मुझे लॉस हो गया, तो ये क्या? दिस इज अ रिस्क, ये रिस्क है। या मैं 1 लाख सोचा था कमाया लेकिन 50,000, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्क। तो रिस्क मतलब दो चीज, चांसेस ऑफ लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कम प्रॉफिट होना, ठीक है? बिजनेस रिस्क रेफर्स टू
प्रोबेबिलिटी या चांसेस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या तो कम प्रॉफिट होना या फिर लॉस होना, ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज कोई भी बिजनेस में जो रिस्क है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज चोरी हो गया, आग लग गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्लियर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो रिस्क का मतलब है या तो लॉस होना या जितना प्रॉफिट सोचे थे उतना प्रॉफिट ना होना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में डिक्लाइन, हमारा प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर और ड्यू टू चेंज इन फैशन। हो सकता है आज हमारा प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल फैशन बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है और हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो प्रोडक्ट कस्टमर पसंद नहीं करता है, राइट। क्लियर है ये? तो नेचर हम बाद में पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे कॉजेस। कॉजेस का मतलब पता है? कॉजेस मीन्स कोई चीज क्यों होता है ना। तो बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होता है, क्या कारण है बिजनेस रिस्क के होने का, वाई द बिजनेस रिस्क अराइजेस, उसको बोलते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो 4 टाइप का रिस्क है। नेचुरल कॉज, जो बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज और लास्ट है फिजिकल कॉज, ठीक है। तो 4 तो कारण है बिजनेस में नुकसान होने का, ठीक है। क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज का मतलब होता है ऐसा कुछ चीज होना जो कि नेचुरल है, उस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी अर्थक्वेक आएगा तो नुकसान होगा बिजनेस में, है ना। बिल्डिंग गिर गया हमारा, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, दुकान बंद हो गया, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो अर्थक्वेक की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है वो कौन सा रीजन हुआ? वो हुआ नेचुरल कॉज। क्लियर है? व्हाट इज नेचुरल कॉज? समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। वो नेचुरल कैलामिटीज है, नेचुरली ऑकर होता है, ऐसे को बोलेंगे हम लोग नेचुरल कॉज, ठीक है। देखना, नेचुरल कॉज इज एन इंडिपेंडेंट फेनोमेना, अपने आप होता है। ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट, हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है इस पे। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक, जैसे कि अर्थक्वेक की वजह से नुकसान हुआ, फ्लड की वजह से नुकसान हुआ, ड्रॉट समझते हो? ड्रॉट क्या होता है? सूखा, फ्लड का उल्टा है ना। फ्लड ज्यादा पानी आ गया, ड्रॉट पानी ही नहीं है, राइट। अफेक्ट अ बिजनेस अ लॉट एंड कैन रिजल्ट इन हेवी लॉस। क्लियर है? तो पहला रीजन हो गया नेचुरल कॉज। क्लियर है? व्हाट इज नेचुरल कॉज? समथिंग विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, जो कि बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल ऑकर होता है, अपने आप होता है, राइट। सेकेंड, ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज का एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूं इधर, देना। ह्यूमन कॉज का मतलब ऐसा कोई नुकसान जो हमारे एम्प्लॉइज के वजह से होता है, ऐसे नुकसान को बोलते हैं ह्यूमन कॉज, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे सोच लो एक कंपनी है कोका कोला, ठीक है, और एक उसका राइवलरी कंपनी है, तो कंपटीशन है पेप्सी से, ठीक है। अभी
अगर कोका कोला कंपनी का कोई एम्प्लॉय कुछ ऐसा सीक्रेट्स, कुछ ऐसा बात जो उसको नहीं बताना चाहिए, वो पैसे के लिए लीक कर दिया पेप्सी कंपनी को, तो इससे क्या होगा? इससे कोका कोला का नुकसान होगा। कोका कोला का सोचो रेसिपी हो गया, या फिर कोका कोला कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है उसका, या फिर और भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो कोका कोला कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि पेप्सी कंपनी जाने। कोका कोला का कोई एम्प्लॉय पैसा के लिए एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हो गया और वो पेप्सी को ये सब इंफॉर्मेशन बता दिया, इससे कोक का नुकसान होगा। तो ये जो कोक को नुकसान हो रहा है, ये जो लॉस हो रहा है, ये जो रिस्क है लॉस का, ये किसके वजह से हो रहा है? एम्प्लॉय के वजह से। ऐसे कॉजेस को बोलते हैं ह्यूमन कॉज। समझ में आ रहा है व्हाट इज ह्यूमन कॉज? कॉजेस या लॉसेस ड्यू टू एम्प्लॉयज डिसऑनेस्टी। एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है, इसीलिए जो नुकसान हो रहा है उसको बोलते हैं ह्यूमन कॉज। समझ में आया ये? और एग्जांपल देता हूं तुमको, और अच्छे समझ में आएगा, तुम्हारे से रिलेटेड है पूरा ये। और जैसे स्कूल है, अब स्कूल का लास्ट डे है, तो स्कूल का लास्ट डे तो हम एक तो बेंच तोड़ दिए, करते हैं कि नहीं? एक बेंच टेबल तोड़ दिए, एक तो पंखा को टेढ़ा कर दिए, करते हैं ऐसे। बहुत जन किए होंगे, तुम नहीं भी करते हो तो यू हैव मे हैव सीन को लोग करते हैं ऐसा। ये नहीं बोला तुम लोग किए हो, किए भी होगे, मैं जानता हूँ। कैमरा तोड़ देना, लेकिन ये ट्यूशन का नहीं करना, ऐसे आइडिया नहीं दे रहा तुम लोग को, ठीक है? स्कूल में सोच लो ऐसे किए हो, तो ये जो स्कूल को नुकसान हो रहा है, प्लस तुम्हारा जो टैलेंट है, वो जो तुम्हारा ड्राइंग और तुम्हारा आर्ट एंड क्राफ्ट का जो नॉलेज है, तुम जो टेबल बेंच पे दिखाते हो या जो वॉल्स पे दिखाते हो टैलेंट, ये सब से क्या होता है? हाँ, खुद का तो चलो नुकसान हो ही रहा है, जो हो रहा है, स्कूल का नुकसान हो रहा है। तो ये जो स्कूल का नुकसान हो रहा है, ये कौन सा कॉज है? ये भी ह्यूमन कॉज है, ठीक है? एम्प्लॉय हमारे हमारे स्टूडेंट ठीक से हमारे एसेट्स को मैन रखते नहीं है, हमारे मशीनरीज को डैमेज कर रहे हैं, हमारे फर्नीचर्स को डैमेज कर रहे हैं, हमारे वॉल्स को खराब कर रहे हैं। ये सब जो नुकसान हो रहा है स्कूल को, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कॉज। बोलो। हो सकता है ऐसा, जरूर है ना, स्कूल अगर पकड़ लिया तो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो मतलब ज्यादातर चांसेस ये है कि नहीं पकड़ पाएगा स्कूल, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं। हॉस्टल में कुछ डैमेज करोगे तो पकड़ भी लेगा फिर भी, हाँ, लेकिन स्कूल के अंदर कुछ डैमेज करने से कम चांसेस है। ये भरा है लग रहा है ना? देखो नेक्स्ट, ह्यूमन कॉज देखना। ह्यूमन कॉज, देखो देखो, ह्यूमन कॉज आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग्स। नाम से पता चल रहा है ह्यूमन कॉज मतलब लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग्स, इंसान की वजह से नुकसान हो रहा है। और एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द एग्जाम्पल है डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है हमारे कॉम्पिटिटर्स को जाके बताता है, तो इससे जो हमको नुकसान हो रहा है, ये है एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कॉज, ठीक है? कैन ब्रिंग हैवी लॉस ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय में लीक अ बिजनेस सीक्रेट, हमारा बिजनेस का सीक्रेट बाहर जाके बता रहा है। मे बी केयरलेस एंड मिस हैंडल्स द मशीनरी एंड रिसोर्सेज, हमारे एसेट्स को, हमारे मशीनरीज को, फर्नीचर को डैमेज कर रहा है, वॉल्स को डैमेज कर रहा है ना? फर्नीचर को, मशीनरी को केयरलेसली यूज कर रहा है, इसलिए वो जल्दी खराब हो रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका? ह्यूमन कॉज का, ठीक है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दुकान में तुम स्कूटी चलाओ, तो तुम्हारा स्कूटी, तुम स्कूटी चलाओगे, अच्छे से आराम से चलाओगे, मालिक खुद का स्कूटी है बोल के स्टाफ को स्कूटी दे दो, देखना कैसा चलाएगा स्टाफ। क्योंकि स्टाफ क्या सोच रहा है, मेरा थोड़ी है, मालिक का जाएगा, तो केयरलेसली यूज कर रहा है उस सामान को,
तो केयरलेसली जब यूज करेगा तो सामान डैमेज होगा फिर, राइट। तुम यहाँ भेजो 100 मीटर, वो 5 किलोमीटर घूम के आएगा, इधर उधर जाके दुनिया जहान का काम करके आएगा। तो ये सब क्या है, दिस इज केयरलेसनेस ऑफ द एम्प्लॉय। और ये सब जो नुकसान हो रहा है हमारे बिजनेस में इन सब चीजों की वजह से, ये सब एग्जाम्पल है ह्यूमन कॉस्ट का, ठीक है। कई सारे एम्प्लॉय दुकान में चोरी करते हैं, होता है दुकानों में चोरी भी होता है, छोटा मोटा शॉप है, मतलब छोटा मोटा गुड्स है जो चोरी उनसे पता नहीं चलेगा ऐसा सामान है, तो आते जाते वो लोग पॉकेट में भर के ले गए, कोई बैग में भर के ले गया, तो ऐसे छोटा मोटा सामान बहुत सारा चोरी भी होता है। तो ये जो चोरी छोटा मोटा सामान चोरी कर रहा है एम्प्लॉय, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, दैट आल्सो कम्स अंडर द ह्यूमन कॉज। क्लियर है? ह्यूमन कॉज का मतलब लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग्स, एम्प्लॉय से की वजह से जो नुकसान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज का मतलब होता है मार्केट में जो लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोगों का चॉइस बदल रहा है, इसके वजह से जो नुकसान हो रहा है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, सोच लो 1990 में एक बहुत बड़ा कंपनी था जो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में साड़ीज बेचता था, लेकिन आज 2025 में क्या ये कंपनी उतना साड़ी बेचता होगा? नहीं, पहन ही कौन रहा है, रिड्यूस हो गया बहुत लोगों का यूज ऑफ साड़ीज। तो जब यूज ऑफ साड़ी इतना रिड्यूस हो जाएगा तो इससे क्या होगा, ये बिजनेस को नुकसान होगा कि नहीं, जो साड़ी बनाता है उसको नुकसान होगा। ये नुकसान क्यों हुआ उसको? क्योंकि लोगों का टेस्ट बदल गया, लोगों का चॉइस बदल गया है। अब लोगों को वो कपड़ा पहनना पसंद नहीं है, अलग टाइप के कपड़े आ गए हैं, अब लोगों को वो कपड़ा पहनना पसंद है। तो जो वो बनाएगा वो अच्छा कमाएगा, लेकिन जो पुराना कपड़ा बनाएगा जो लोगों को पसंद ही नहीं है, वो कपड़ा नहीं चलेगा, राइट। जैसे तुम्हारे में भी कई कई आते रहता है ना, नया नया ट्रेंड आते रहता है। अभी ये टाइप का टी शर्ट चल रहा है, ये टाइप का पैंट चल रहा है, ये टाइप का शूज चल रहा है, ट्रेंड आते रहता है नया नया। तो जो नया ट्रेंड के हिसाब से बनाएगा वो सामान बेचेगा, लेकिन जो पुराना ट्रेंड के हिसाब से बनाते रहेगा वो आउटडेटेड हो जाएगा, उसको नुकसान होगा। तो ये जो नुकसान हो रहा है उसको, लोगों का चॉइस बदल गया, लोगों का टेस्ट बदल गया, लोगों का प्रेफरेंस बदल गया, ये नुकसान जो हो रहा है, ये एग्जांपल है किसका? इकोनॉमिक कॉज का। क्लियर है ये? देखना, इकोनॉमिक कॉज आर रिलेटेड टू द चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू, मार्क करना, ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट में, सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है, उसके वजह से जो नुकसान हो रहा है वो है इकोनॉमिक कॉज। देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन, चीजों का रेट ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? ड्यू टू चेंज इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड डिमांड ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो लोगों का चॉइस बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, कपड़ा लता पहनने का ढंग बदल रहा है, फूड बदल रहा है ना, चॉइस ऑफ फूड बदल रहा है कि नहीं। आज से 20 साल पहले कितने लोग खाए होंगे मोमोज? नहीं खाए होंगे, बट अभी सब मोमोज खाए हैं। चाइना में मिलता था ना 20 साल पहले, तो बर्गर में थोड़ी मिलता था मोमोज, लेकिन अभी बर्गर में मिल रहा है। दिस इज चेंज ऑफ टेस्ट। अब वो कुछ और बना रहे होंगे उन लोग, फिर यहाँ मिलने लगेगा 20 साल बाद, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है चेंज इन टेस्ट का। क्लियर है? देखना, all this have a direct impact on the earnings of the business. Even change in government policy, गवर्नमेंट का पॉलिसी जो चेंज हो रहा है उसके वजह से भी बिजनेस को फर्क पड़ता है, ठीक है। In 1971 when जनता गवर्नमेंट came into power, कोका-कोला कंपनी and many other foreign companies sent back from India. तो गवर्नमेंट 1971 में कोका-कोला को इंडिया से भगा दिया था। तो इससे क्या हुआ? इंडिया में लोकल कोल्ड ड्रिंक का सेल बढ़ गया होगा, लेकिन 1991 में जब कोका कोला वापस आया 20 साल बाद, फिर कोका कोला धीरे धीरे मार्केट ले लिया फिर से, और आज के दिन में या तो कोक मिलता है या पेप्सी मिलता है, और कोई ब्रांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स उतना अवेलेबल नहीं है, उतना क्वांटिटी में सेल नहीं कर पाते हैं। क्यों?
क्योंकि कोका कोला इंडिया में वापस आया था, राइट। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी से भी फर्क पड़ता है। अगर इंडिया में कोका कोला बैन हो जाएगा तो लोकल कोल्ड ड्रिंक बिकने लगेगा, लेकिन अगर कोका कोला को अलाउ कर दिया जाएगा तो लोकल कोल्ड ड्रिंक का सेल कम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट लास्ट है फिजिकल कॉज। ठीक है, क्लियर है, चार कॉज है। पहला आ गया जो बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल कॉज। दूसरा आ गया ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, कॉल्ड एज द एम्प्लॉई या ह्यूमन बीइंग कॉज, कॉल्ड एज द ह्यूमन कॉज। उसके बाद आ गया गवर्नमेंट का पॉलिसी के वजह से, लोगों का टेस्ट के वजह से जो चेंजेस आ रहा है, दैट इज इकोनॉमिक कॉज। और हम अभी लास्ट पढ़ेंगे फिजिकल कॉज। ठीक ना, फिजिकल कॉज क्या होता है? ऑल द कॉजेस विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट। एसेट मतलब अकाउंट्स में जो बैच 1 में जानते होंगे, बैच 2 वाले अभी एसेट नहीं पहुंचेंगे हम। एसेट का मतलब ये फर्नीचर, टेबल, ये प्रोजेक्टर, माइक, कैमरा, मोबाइल फोन, ये सब एग्जांपल है एसेट का। ठीक है, आर कंसिडर्ड एज फिजिकल कॉज। फॉर एग्जांपल चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आना, ये एग्जांपल है किसका? फिजिकल कॉज का। ठीक है, मे रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड, हमारा मशीनरी पुराना हो गया, पुराना टेक्नोलॉजी के वजह से। तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आना जिसके वजह से हमारा मशीनरी आउटडेटेड हो गया है, ये सब एग्जांपल है नेचुरल, ये तुम्हारा फिजिकल कॉज का। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है फिजिकल कॉज का? जैसे हमारा कोई बॉयलर है, बॉयलर मतलब सोच लो मशीनरी खराब हो गया, या बर्स्टिंग मतलब बॉयलर, राइस मिल में यूज होता है बॉयलर्स, जो राइस को बॉईल करने के लिए होता है, और वो गर्म होके बर्स्ट हो गया। ठीक है, या फिर कोई हमारा एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया तो हमको पैसा देना पड़ेगा। हमारा एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया हमारा काम करते हुए फैक्ट्री में, तो हमको पैसा देना पड़ेगा। ये सब एग्जाम्पल है किसका? फिजिकल कॉज का। क्लियर है ये? तो देयर आर बेसिकली 4 कॉजेस ऑफ रिस्क। रिस्क का 4 कॉजेस है। पहला कॉज हो गया नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज कैसे पहचानोगे? अगर बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, नेचुरल कैलामिटीज है, वो तो होता ही है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो सब आ गया नेचुरल कॉज, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ये सब। ठीक है, दूसरा आता है ह्यूमन कॉज। कैसे पहचानेंगे? एम्प्लॉय से रिलेटेड होना चाहिए। एम्प्लॉय चोरी किया है, या एम्प्लॉय हमारा डिसऑनेस्ट है, हमारा इंफॉर्मेशन कहीं बाहर लीक कर रहा है, केयरलेसली मशीन को यूज कर रहा है, तो ये सब आएगा अंडर ह्यूमन कॉज। ठीक है, फिर इकोनॉमिक कॉज कैसे पहचानेंगे? जो कि कंट्री में हो रहा है, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोगों का चॉइस बदल रहा है, नए नए टाइप का प्रोडक्ट लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहा है, और इन सब की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है किसी बिजनेस को, वो सब आएगा अंडर द इकोनॉमिक कॉज। क्लियर है? और लास्ट में आएगा फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज का मतलब होता है कोई भी एसेट का नुकसान होना। कैसे नुकसान हो सकता है? या तो वो डैमेज हो गया, हम किसी की भी गलती नहीं है, ऐसे ही डैमेज हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो पुराना टेक्नोलॉजी का सामान क्या होगा? आउटडेटेड हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या हुआ? एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया और हमको एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ा, ये सब आएगा अंडर फिजिकल कॉज। क्लियर है? व्हाट इज 4 टाइप ऑफ कॉजेस। ठीक है, तो ये कंप्लीट, ये वाला नहीं, ये वाला कंप्लीट हो गया है, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, नया टॉपिक हम अभी नहीं शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। तो एक ये वाला बच गया है टॉपिक, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क बच गया है, और एक ये वाला टॉपिक बच गया है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो 2 टॉपिक बचा है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सब ग्रुप में एडेड है? कोई ग्रुप में रह गया है? ऐड हो गए थे तुम लोग ग्रुप में? ठीक है, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।